हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो ऐसे दौड़ दौड़ के हमारे पास में आ रहा है और 18 तारीख को आपका एग्जाम है, 18 जून को। और कम समय है, बहुत ही कम समय में है और जल्दी जल्दी से हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। और जो हमारा टीचर एजुकेशन का पूरा कोर्स है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो सिलेबस है इसको मैं आपको बताऊं तो हमारे पास में बच रहा है कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स को पढ़ना है, जो आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आईसीटी का एक टॉपिक बचता है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। बाकी प्रोफेशनलिज्म, टीचर एजुकेशन, इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, ये सब हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। हमारे चैनल के पेज पर आप चले जाएं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, उसमें टीचर एजुकेशन आपको खोलना पड़ेगा। सारे ही आपको वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे, इसमें मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चंस के लिए मैं ऐसा करूंगी कि मैं 10-10 क्वेश्चन की छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी और वो मैं एक साथ ही पोस्ट करूंगी, तो आप लोग लगातार देखते जाइएगा। उसके लिए करना आपको ये है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर दबा देना है, ताकि जैसा ही नोटिफिकेशन हो वैसे ही आप तक पहुंच जाए वीडियो और आप उसे चेक कर लें। छोटे छोटे वीडियोस बनाने का पर्पस यही होता है कि क्योंकि बड़े वीडियोस को आप देखते नहीं हैं और फिर अधूरा छोड़ देते हैं। 10-10 वीडियो, 10-10 क्वेश्चंस के वीडियोस करूंगी, छोटे छोटे टाइम में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसे आपको कोशिश करूंगी मैं ज्यादा से ज्यादा टीचर एजुकेशन के क्वेश्चंस दे पाऊँ। ठीक है। तो चलिए आज का हम इस विषय को स्टार्ट करते हैं, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स को। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ना सिर्फ अगर आपने नेट का फॉर्म फिल किया है इस वजह से, बल्कि अगर आप ऐसे हैं कि जो किसी भी तरह से टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशंस को देना चाहते हैं, उसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशंस को दे रहे हैं या फिर उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में हम समझें तो अगर हम इसके शब्द पे जाते हैं, कोड, कोड से आ जाता है कि कोई भी एक ऐसी चीज है जो कि किसी गवर्नमेंट की संस्था में कोई पॉलिसी के तहत बनाई गई है। ठीक है। प्रोफेशनल का अर्थ हो जाता है आपका व्यवसायिक रूप में। एथिक्स का मतलब होता है जो वैल्यूज हैं, जो नैतिकता पूर्ण तरीके हैं जिसके अनुसार हमें कोई भी कार्य करना पड़ता है। तो ये हो जाता है कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। अब ये कोड जो है वो किसने बनाया, कैसे बना, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम समझेंगे और आपको बड़ा मजा आएगा इसको सुनने में। कितने कोड हैं इसको हम समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये है रिकमेंडेशन से बना हुआ है। किसकी रिकमेंडेशन से बना हुआ है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जैसे कि आपको मैंने बताया था, हायर एजुकेशन की यूनिट जब आप पढ़ेंगे, जो हमारी हायर एजुकेशन की यूनिट है जो पेपर 1 में है ना, उसका भी आपको कंप्लीट मैं भी आपको बताऊंगी। हमारे चैनल के पेज पर आप जाएंगे, हायर एजुकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, इसमें हमने कंप्लीट वीडियोस करे हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन की यूनिट में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे एजुकेशन कमीशंस बने हुए हैं, जिसमें जब हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो 1986 की और 1982 में ये बात कही गई थी कि इस तरीके का कुछ कोड बनाना चाहिए जो कि किस लिए हो, टीचर्स की मोरालिटी को इंक्रीज करने के लिए, टीचर्स को बताने के लिए कि भाई आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज क्या है, इसके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है। जो समझाए कि टीचर की वैल्यूज क्या है। उसके पहले इस तरीके की एथिक्स के बारे में कोई बात नहीं करता था। ठीक है। तो रिकमेंडेशन किसने दी थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दी थी। अब फिर बनाने का काम किसको दिया गया? तो ये काम दिया गया एनसीईआरटी को, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उन्होंने कोलैबोरेट किया किसके साथ में? ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन के साथ में, मतलब AIPTF के साथ में। इसके साथ में दूसरा कोलैबोरेशन किसके साथ में था? ऑल इंडिया सेकेंडरी टीचर फेडरेशन, इनके साथ में कोलैबोरेशन किया। इसके साथ में एक और संस्था जुड़ी हुई थी,
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल एसोसिएशन। तो 4 संस्थाओं के कोलैबोरेशन से एक कोड बनकर तैयार हुआ, जिससे डेवलप किया गया 1997 में। 1997 मतलब 1997 में बनकर रेडी हो गया था। क्लियर? तो आपको पहले तो इन संस्थाओं के नाम को आपको याद रखना है, किस किस के कोलैबोरेशन के अंतर्गत ये कोड बनाया गया। तो एनसीईआरटी, AIPTF, AISTF और उसके साथ में AIFEA। मतलब एक तो है प्राइमरी टीचर फेडरेशन, फिर आता है सेकेंडरी टीचर फेडरेशन और फिर आता है एजुकेशनल एसोसिएशन। ठीक है, अब बात आ जाती है कि कमेटी बनेगी ना, कौन बनाएगा? नियम अगर बन रहे हैं तो नियम कोई तो बनाएगा, तो उसके लिए बनानी पड़ेगी कि आपको कमेटी। तो कमेटी किसने बनवाई? तो NCTE ने कमेटी का अपॉइंट किया गया। NCT क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है, उन्होंने इस कमेटी को रेडी किया। उस कमेटी में कौन कौन था? तो प्रोफेसर AK शर्मा थे, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे किसके? NCERT के, उस वक्त, है ना, फॉर्मर डायरेक्टर थे NCERT के। प्रोफेसर GL अरोरा सेकंड मेंबर थे, जो कि क्या थे? फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एक्सटेंशन NCERT, इस डिपार्टमेंट के ये हेड थे। नेक्स्ट क्या था? प्रोफेसर प्रणाति पांडा, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से थे। इसके अलावा क्या थे? प्रोफेसर नजमा अमीर, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से थे। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आई कि कैसे बना, किसने बनाया, कौन कौन कमेटी के सदस्य थे। अब आ जाता है प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, प्रोफेशनल द कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो इन्होंने ना पूरे कोड को इस तरीके से चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। पहले चैप्टर में तो इन्होंने बात करी है किसकी? ऑब्जर्वेंस इन सजेस्टेड, मतलब क्या आपको करना है, किस तरीके से क्या चीजें, मैकेनिज्म जो है उसको कैसे अपनाना है। ऑब्जर्वेंस मतलब मैकेनिज्म जो बनाया जाएगा, जो वैल्यूज बनाए जाएंगे, जो तरीके बनाए, उसको कैसे अपनाना है। फिर उसके बाद में अलग अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेटरी डिफरेंट नोट्स बनाए गए हैं इस कोड के लिए, समझाने के लिए। चैप्टर 3 में उन्होंने क्या है बताया है कि द नोट्स, एक्सप्लेनेटरी जो नोट्स हैं, ये क्या है? इंक्लूड करते हैं टू फैसिलिटेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय द टीचर। जो टीचर्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, इसके बारे में कहा जाता है। तो इस प्रकार से कितने चैप्टर हैं इसके अंदर? 3 चैप्टर है। क्लियर? अब इंट्रोडक्शन अगर हम देख लें इस कोड का, तो यहाँ पर बात कही गई है, इट्स यूनिवर्सली फेल्ट दैट द स्टेटस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन रिक्वायर्स बाय रेस टू इंश्योर द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी। मतलब जो टीचर्स हों उनकी डिग्निटी को और इनकी इंटीग्रिटी को, मतलब एक तरीके से सार्वभौमिकता को बढ़ाने के लिए बताया गया है। और इसके बाद में क्या बताया गया है? नेसेसरी दैट there should be the code of ethics which may be evolved by the teaching community itself the guidance। मतलब जो टीचिंग कम्युनिटी है वो एक तरीके से कहना चाहिए itself a guidance। मतलब अगर किसी टीचर की बात कही जा रही है, वो उससे ये बताया जाना चाहिए कि वो अपने आप ही गाइड करने के लिए है। तो इस तरीके से इसके एथिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया। अब इसमें जैसे प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना। प्रियम्बल को क्या क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। आप किसी भी चीज को लिखते हैं, अगर आप थीसिस लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, तो एक शब्द आता है प्रस्तावना, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रियम्बल। इसका मीनिंग क्या होता है? जिसमें आप इंट्रोडक्शन देते हैं कि आपका जो भी काम है ना वो किस पर आधारित है। तो इस कोड के, इस जो बनाया गया कोड, इसके प्रियम्बल में क्या था? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं उसके प्रियम्बल के। पहली बात तो क्या रखी गई थी? फंडामेंटल राइट टू रिसीव एजुकेशन ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, इन्होंने क्या बात कही है उसमें प्रियम्बल में बात कही गई है? रिकॉग्नाइजिंग दैट एवरी चाइल्ड, मतलब हर एक बच्चे की जरूरत है, क्या? फंडामेंटल राइट है उसका, उसकी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है रिसीव अ गुड क्वालिटी एजुकेशन, उस बच्चे को गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। इसके बाद में रिकॉग्नाइजिंग द एजुकेशन शुड बी डायरेक्ट टू ऑल अराउंड द डेवलप
ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। एक तरह से ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एजुकेशन होना चाहिए। इसके साथ में जो थर्ड पॉइंट था वो क्या है कि एजुकेशन ऐसा हो जो हमारे देश की जो सार्वभौमिकता है, जैसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, सोशल जस्टिस कहा जाता है, सेक्युलरिज्म कहा जाता है, इन सभी को साथ में समेटे हुए हो। ठीक है, इन सभी पर फेथ रखता हो, इस तरीके का कोड होना चाहिए। इसके बाद क्या कहा गया है इसको देख लेते हैं हम। रिकॉग्नाइजिंग द नीड और टू प्रमोट द एजुकेशन अवर रिच कल्चर। मतलब ऐसा हमारा जो कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है उसमें होता है कि टीचर्स की क्या ड्यूटीज है। एक अगर हम टीचर की बात करते हैं तो उसका काम केवल ये नहीं होता है उसने किताब उठाई, किताब से सिलेबस लिया और पढ़ा दिया, बल्कि उसकी जो काम उसका होगा क्या होगा। हमारा देश जो है वो डाइवर्सिटी वाला देश है, बहुत सारे हमारे देश में कल्चर हैं, बोली भाषाएं हैं, तो उस सभी को एक्सेप्ट करने वाला हो, कल्चरल हेरिटेज को एक्सेप्ट करने वाला हो, नेशनल कॉन्सियस जो हमारी कॉन्सियसनेस है, मतलब जो हमारी चेतना है उसको समझने वाला हो, और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड पीस की बात करता हो। ठीक है, हमारी कल्चरल हेरिटेज को सुरक्षित रखे, हमारी जो नेशनल विभिन्नताएं हैं उनको समझे, और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी हो। मतलब ऐसा नहीं अकेले एक कुएं के मेंढक जैसा हो, बल्कि पूरे विश्व को समझने वाला हो और वर्ल्ड पीस की बात को करता हो। ठीक है, सभी के साथ और सभी के विकास की बात करता हो। नेक्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइजिंग दैट टीचर बीइंग अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द सोशल। यहाँ पर उन्होंने बात कही क्या कि सोशल मिलाप होना चाहिए, सभी को साथ में लेकर काम करना। शेयर द नीड ऑफ एस्पिरेशन ऑफ पीपल। मतलब वो क्या करें कि किस तरीके से नीड है, सभी को मेल जोल करके रखने की जितनी ज़रूरत है हमारे देश में उसकी बात करते हैं। इसके साथ में रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ ऑर्गेनाइज teaching profession for which expert knowledge, स्पेशलाइज्ड स्किल और डेडिकेशन और प्री रिक्वेस्टेड। मतलब उन्होंने ये बात कही कि एक टीचर को जो नॉलेज है उसके अंदर उसको समझना चाहिए, उसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि आपके हर किसी के ना कोई एक फेवरेट टीचर्स होते हैं, मतलब हर किसी की जिंदगी में एक कोई ऐसा टीचर होता है जिसको वो हमेशा जिंदगी भर याद रखता है। तो वो क्यों रखता है? इसलिए कि उन्होंने अच्छा पढ़ाया, बल्कि इसलिए रखता है कि उनकी पर्सनालिटी जो थी ना वो इतनी अच्छी थी कि आपको ऐसा लगता था कि हाँ, इनके लिए मन से रिस्पेक्ट आता है, इनकी जो बातें होती हैं वो हमारे अंदर तक जाती हैं, उनमें कोई ऐसी बात आपको नहीं लगती जिसके बारे में आप बुराई कर सके। तो ये सारी वैल्यूज एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। आगे बात आती है तो यहाँ पर आ जाता है, अभी ये प्रियम्बल की ही बात हो रही है, मतलब प्रस्तावना के अंतर्गत क्या क्या लिखा गया है उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है नेक्स्ट जो है वो क्या है, टीचिंग कम्युनिटी आर डिपेंडेंट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड टीचर प्रॉपर एटीट्यूड टूवर्ड्स द टीचिंग प्रोफेशन। एक टीचर के अंदर जो क्वालिटीज हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जो टीचर है वो सारी ही कंप्लीट टीचिंग कम्युनिटी को साथ में लेकर चलता हो, उनके साथ में मेल जोल करके रखता हो, और उसका जो एटीट्यूड है ना वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। अब ये नहीं कि उसकी क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो जिसमें से कुछ बच्चे तो आप जानते हैं ना कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो केवल उन्हीं से आई कांटेक्ट करके ही टीचर ने पूरा अपना सिलेबस कवर कर दिया, बाकी पीछे के बैच बेंचर्स जो हैं उन पर ध्यान ही नहीं दिया और उन्हें कुछ नहीं आता। तो इस तरीके से आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए। बीइंग अ टीचर आपकी ज़रूरत है कि आप सारे ही बच्चों पर एक जैसा ध्यान दें। ठीक है, चाहे वो इंटेलिजेंट हो या पुअर हो, कोई भी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ डिसिप्लिन की। एक टीचर के अंदर सेल्फ डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब वो खुद को ही अपने आप मोटिवेट कर सके और उसका डिसिप्लिन अपने आप में हो। ऐसा नहीं कि आप अपने क्लास में देर से जा रहे हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करा रहे हैं, आप स्कूल में कभी भी छुट्टी कर रहे हैं, तो आपका सेल्फ का डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्ट 1 की, है ना। अब यहाँ पर पार्ट्स आ जाते हैं, तो देखिए आपको 4 पार्ट की बात करनी है, पार्ट 1, 2,
3 और 4, और इसके अंतर्गत टोटल मिला के देखा जाए तो 30 पॉइंट्स हैं। हम 30 पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझते हुए पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो सबसे पहले पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में क्या क्या बात कही गई है, तो टीचर इन रिलेशन टू स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट का कैसा रिलेशन होना चाहिए। देखो एक जमाना था जब जो टीचर्स होते थे ना, उनसे जो स्टूडेंट्स होते थे वो बहुत कांपते थे, बहुत डरते थे, मतलब बात भी नहीं करते थे। और मैंने वो जमाना देखा है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, बातें बदली, पढ़ाने का जो तरीका है वो बदल गया, तो स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन की भी बात की जाने लगी। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, टीचर सेल्फ, मतलब टीचर को क्या क्या करना चाहिए अपने स्टूडेंट के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता कायम करने के लिए। ऑलवेज बी पंचुअल, सबसे पहले तो पंचुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद ही लेट जा रहे हैं। पंचुअल इन अटेंड द ड्यूटीज इन स्कूल, उन्हें जो भी ड्यूटीज दी जाती हैं उन पर पंचुअल होना चाहिए। ऑलवेज टीच करिकुलम आफ्टर मेकिंग थॉट परसेप्शन प्रिपरेशन फॉर द लेसन। आप क्लासरूम में जाएं तो करिकुलम को कंप्लीट करने से पहले उसको कंप्लीटली प्रिपेयर करके जाएं, और उसके सामने उसका विचार बना के जाएं कि आपको स्टूडेंट्स को किस तरीके से उसे एक्सप्लेन करना है। मतलब इसीलिए तो लेसन प्लान बनाने की बात कही जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, ट्रीट ऑल स्टूडेंट विथ लव एंड अफेक्शन। उन्होंने ये बात कही कि स्टूडेंट्स के साथ में आपको बड़े प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करनी है। एंड वी जस्ट इम्पार्शियल, मतलब आपको पार्शियल नहीं होना है किसी के साथ में, किसी की तरफ झुकाव आपको नहीं रखना है। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं टीचर्स को, कुछ स्टूडेंट बहुत खराब लगते हैं नेचर वाइज, तो आप सोचें कि जो आपको खराब लगता है उसको सुधार नहीं देना है। लेकिन टीचर का काम क्या है कि आपको सारे ही बच्चों को, पूरे क्लासरूम के बच्चों को ध्यान से पढ़ाना है। ठीक है, तो इम्पार्शियल होना चाहिए और रिस्पेक्टिव होना चाहिए। किस सेंस में, आप कास्ट, क्रीड, सेक्स, स्टेटस, रिलीजन, लैंग्वेज और प्लेस ऑफ बर्थ, इन किसी भी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं फंसेंगे, और आप सारे ही स्टूडेंट्स को, पूरे सभी स्टूडेंट्स को एक ही तरह से देखेंगे और एक ही तरह से प्रेम करते हुए पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, गाइड द स्टूडेंट देयर फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आप एक टीचर ने तो आपका काम केवल इतना नहीं होता है आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करा दिया, बल्कि टीचर्स को गाइड करना पड़ता है अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स में, उनकी सोशल प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स में, इमोशनल कोई इशू आ रहा है उसमें भी, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी आपको उसको गाइड करना होता है। नेक्स्ट आता है 5th नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए टोटल 30 पॉइंट जो बनाया मैंने ना, ये 30 पॉइंट तीनों पार्ट में मिला के, मतलब 5 पार्ट टोटल है, पांचों में मिलाकर है। ठीक है, तो अभी हम 5th पॉइंट पर पहुंचे हैं, क्या है, टेक नोटिस इंडिविजुअल नीड्स एंड डिफरेंसेस। सारे ही स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक स्टूडेंट अलग होता है, हर एक बच्चा अलग प्रकृति का होता है। तो अलग प्रकृति का होने की वजह से उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, उनका व्यवहार अलग होता है। तो आपको उनकी नीड को भी समझना है, उनकी डिफरेंसेस को भी समझना है, उसके बाद आपको डील करना है। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को समझना है और उसके बाद आपको टीचिंग करनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेप्टिंग। हाँ, अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट जो है वो थोड़ा वीक है पढ़ने में, आपको ये बात समझ में आ गई है, एक्सेप्ट कर लिया आपने, तो आपको उसको समय समय पर रेमेडियल टीचिंग भी देनी है, उसको उस स्कीम के हिसाब से फायदा पहुंचाने की कोशिश करनी है। फिर क्या है यहाँ पर, हाँ, रिफ्रेन द, अच्छा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दोज हु लेजिटिमेटली इंटाइटल टू इट। अब मान लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घर में अपने पेरेंट्स को तो कुछ नहीं बताते हैं, बट टीचर्स को सारी बातें बताते हैं, खुल के बताते हैं। तो आपको इतनी उनके साथ में ईमानदारी रखनी है कि उनकी जो बातें आपको पता है वो आप गुप्त रखें, हर किसी को ना बताएं, जब तक
कि उनको उनके पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी ना हो, तब तक आप उन्हें गुप्त रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे सामने, रिफ्रेन द इनिशिएटिंग स्टूडेंट अगेंस्ट अदर स्टूडेंट, टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन। आपको क्या है कि बहुत सबके साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना है, ना ही तो किसी स्टूडेंट के अगेंस्ट, ना ही टीचर्स के अगेंस्ट, ना एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है, ना स्टूडेंट को ले जाने की कोशिश करना है। अपनी ड्रेस में, अपनी स्पीच में, अपने बिहेवियर में आपको संतुलन रखना है। जो जैसे आप जानते हैं ना, जब हम बीएड कर रहे होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स बीएड करके आए हैं उन्होंने देखा होगा, बीएड की जो टीचर्स होती हैं उनके लिए ड्रेस कही जाती है कि आपको इसी ड्रेस में पढ़ाना है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वो एक तरह से शो करती है कि ये टीचर की ड्रेस है, डिग्निटी पूर्ण ड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी टीचर्स होते हैं भले उनके यहाँ पे ड्रेस कोड ना हो, लेकिन आपका ड्रेस बहुत डिसेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी। आप को टीचर होने के नाते एक ह्यूमन डिग्निटी, सभी स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, सारे ही लोग जो हैं वो एक जैसे हैं, उस तरीके की भावना को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 2 में हम आ गए, और पार्ट 2 में जो 11, 12, 13 नंबर के पॉइंट्स हैं, इसमें क्या कहा गया है इसको देखते हैं। यहाँ पर जो मेनली बात कही जा रही है वो क्या कही जा रही है, रिलेशन टू पेरेंट्स एंड गार्जियंस। ठीक है, एक टीचर का उसके पेरेंट्स और गार्डियन से क्या रिलेशन होता है, तो क्या है, सीक टू एस्टेब्लिश द कोर्डियल रिलेशन। कॉर्डियल रिलेशन का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, मतलब मिलजुल के रहना विद पेरेंट्स एंड गार्डियंस। आपको एक टीचर होने के नाते अपने जो स्टूडेंट के माता पिता हैं उनके साथ बहुत अच्छा संबंध बना के रखना है, ताकि आप उन्हें सजेस्ट कर सके, वो भी आपको सजेस्ट कर सके। नेक्स्ट क्या है, उनके साथ में आपको रेगुलरली बातचीत या फिर वार्तालाप करना है, संपर्क बनाए रखना है, ताकि स्टूडेंट्स के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो आप दोनों को ही वाकिफ हो, मतलब टीचर और आप पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, हाँ, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट्स जो हैं जो थोड़ा सा अंडरमाइंड स्टूडेंट्स हैं, उनके कॉन्फिडेंस को आपको बिल्डअप करना है, उनको और नीचे नहीं गिराना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो ऐसे ही हो, तुमसे तुम्हारे बस का कुछ नहीं, इस तरीके नहीं बनाना है। आपको पेरेंट्स को भी ये बताना है कि उसको किस तरीके से इनकरेज किया जा सकता है। ठीक है, जो थोड़े से कमजोर विद्यार्थी हैं उनको भी कैसे इनकरेज किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पार्ट 3 पर। इसमें हमारे पास में पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, 14 नंबर आ गए, हम 15 नंबर आ गए। ठीक है, 30 में से 14 और 15 हो गए हमारे। इसमें क्या बात कही गई है, इसमें बात कही गई है कम्युनिटी, किस बारे में बात की गई है, टीचर इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड नेशन। अब एक टीचर का सोसाइटी के साथ में और नेशन के साथ में क्या रोल है, इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर बात की गई है किसकी, कम्युनिटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की। आप अपनी कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी और मानव संसाधन की किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आप लगातार काम करें। क्योंकि देखना, स्कूल जो होता है वो स्कूल क्या होता है कि स्टूडेंट का सेकंड होम होता है, वहीं से वो सारी चीजें सीखता है। आगे उसका भविष्य क्या होगा, इसकी नींव स्कूल में रखी जाती है। इसलिए टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस तरीके का एटीट्यूड रखे कि स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इसके बाद में उसको इसमें क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स को समझना। स्टूडेंट्स जैसे अलग अलग तबके से आते हैं तो किस तरीके की सोशल प्रॉब्लम है, उनमें पार्टिसिपेट करना। एक्टिविटीज जो होती हैं वुड बी कंडक्टिव टू मीट द चैलेंजेस पास्ड बाय प्रॉब्लम। ठीक है, किस तरीके के चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको देखना। नेक्स्ट आ जाता है 60 नंबर। 60 नंबर भी आपका पार्ट 3 में ही है। इसमें बात किया जाता है अलग अलग कम्युनिटी, रिलीजन और लिंग्विस्टिक ग्रुप जो हैं आपके स्टूडेंट्स में आते हैं, उन सभी के साथ आपको बहुत अच्छे से बिहेव करना है। और ऐसा ना उनको फील हो कि आप जो है, जैसे मैंने देखा है
कि नॉर्थ इंडिया में अगर कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट आ जाता है तो लोग उसको बड़ा अजीब से देखते हैं, अरे कैसा है कैसा है ऐसे। कोई नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में चले जाता है तो सभी अजीब से देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका स्टूडेंट है वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी तरीके की भाषा बैकग्राउंड से आ रहा हो, आप सभी को एक दर्जे में देखिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया क्या, एक्टिविटी स्ट्रेंथ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन की भावना को आपको बढ़ाना है। देखिए नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सभी एक साथ एक ही तरह से रहेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन सभी जोड़ से मिलजुल के रहेंगे, ठीक है। एंड द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, टुगेदरनेस का मतलब होता है भाईचारे के साथ में। हमारे देश में बहुत सारा जैसे अलग अलग कास्ट क्रीड रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद में बताया जाता है अनेकता में एकता भारत की विशेषता। तो टुगेदरनेस और वननेस के कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। इसके बाद में आता है रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर एंड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स। आपको इंडियन कल्चर को रिस्पेक्ट करना है और जो पॉजिटिव एटीट्यूड है स्टूडेंट्स के साथ में सामने वो आपको रखना है। रिस्पेक्ट एंड बी लॉयल ऑफ द स्कूल कम्युनिटी स्टेट एंड नेशन। आपको रिस्पेक्ट भी रखनी है अपनी स्कूल कम्युनिटी और नेशन की, लॉयल ईमानदार रहना है उनके साथ में, ताकि उनकी वैसी भावनाएं आप अपने स्टूडेंट्स में रख सको, ठीक है। तो चलिए हम आ गए हैं पार्ट नंबर 4 पे। अब इसको समझ लेते हैं इसमें क्या क्या बात कही है। तो देखिए इसको दो भागों में उन्होंने बांट दिया है, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी में क्या करते हैं, पहले हम ए को समझ लेते हैं। इसमें बात उन्होंने की है द रिलेशन टू प्रोफेशन कॉलीग्स एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी के बारे में बात यहाँ पर कही गई है। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसमें बात कही उन्होंने किसके, कलीग्स एंड प्रोफेशन के बारे में। कलीग्स का मतलब क्या होता है, जो सहपाठी हमारे साथ काम करते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो टीचर्स का क्या रोल होगा यहाँ पर, तो टीचर treat other members of the profession in the same manner। जैसे आप अगर किसी को ट्रीट करते हैं जो आप ही से संबंधित होता है, वैसे ही आपको बाकी अदर मेंबर्स को भी ट्रीट करना है। रिफ्रेन फ्रॉम लोडिंग, हाँ, जो कलीग्स हैं उनके साथ में हायर अथॉरिटी के साथ में आपको सबके साथ में मेल जोल बना के आगे काम करना है। इसके बाद में पार्टिसिपेशन प्रोग्राम ऑफ द प्रोफेशनल ग्रोथ इन सर्विस एजुकेशन ट्रेनिंग सेमिनार सिम्पोजिया वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस सेल्फ स्टडीज, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स की जो टीचर्स है उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ को लगातार बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको ज्वाइन करके, जो समय समय पे सेमिनार्स होते रहते हैं, वर्कशॉप होती रहती है, उनको ज्वाइन करके इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट नंबर है वो है 23। इसमें बात की जाती है अवॉइड मेकिंग डेरोगेटरी स्टेटमेंट। आपको स्टूडेंट्स के साथ में बहुत गंदी तरह से स्टेटमेंट नहीं देना है। किसी कॉलीग के बारे में भी आपको नहीं देना। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स बड़े चालाक होते हैं, वो क्या करेंगे, एक टीचर से दूसरे टीचर की बुराई करते हैं। एक टीचर है और वो स्टूडेंट्स ना बताते हैं कि मैम वो नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाती हो, जो दूसरे टीचर हैं वो तो बहुत ही गंदा पढ़ाते हैं। तो आपको उनको उसी समय रोक देना है कि ऐसा नहीं है, वो भी आपके टीचर है, मैं भी आपकी टीचर हूँ, तो आप दोनों का ही समान रूप से सम्मान करें, ठीक है। और स्टूडेंट्स को भी इस तरीके से समझाना चाहिए कि आपको भी अपने तो बाकी सारे स्टूडेंट्स आपके कलीग्स जो हैं उनके साथ में अच्छा बिहेव करना है। नेक्स्ट बात करी जाती है कोऑपरेट विथ द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। आपको टीचर होने के नाते अपनी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ में कोऑपरेट करना है ताकि अच्छे से कोकरल एक्टिविटीज हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 25। इसमें आ जाता है एक्सेप्ट एज अ प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप टीचर बन गए हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ इंडिविजुअल आपकी ज़रूरतें हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो एक टीचर होने के नाते सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है,
ठीक है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टूडेंट्स के साथ में आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, बहुत सारा डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट बी था इसका, उस बी में क्या बात कही गई है, यहाँ पर बात कही है रिलेशन टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो फर्स्ट ए था इसमें क्या था, कलीग्स एंड प्रोफेशन, कलीग्स के साथ में और प्रोफेशन के साथ में कैसा रिश्ता रखते हैं। नेक्स्ट जो आता है रिलेशन द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उसके साथ आपका कैसा रिश्ता होना चाहिए। तो टेक मेंबरशिप और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग, इट इज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लेते हैं आप कहीं पे भी पढ़ा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने नॉलेज को इनहेंस करो। तो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ काम चल रहे होते हैं, शेड्यूलिंग चल रही होती है, क्लासेस चल रही होती है, उन्हें आपको ज्वाइन करना चाहिए। पार्टिसिपेट एज अ मैटर ऑफ राइट इन द फॉर्मुलेशन of policies and the program professional organization and contributes their strength, unity and solidarity। आपको सभी के साथ में, स्ट्रेंथ के साथ में, यूनिटी के साथ में और सॉलिडिटी के साथ में काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़कर काम करना है। क्योंकि कोई एक आदमी अकेले, कहते हैं ना, चना गोद नहीं सकता है, उसको सबके साथ की जरूरत पड़ती है। ऑलवेज फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न, जो फ्रेमवर्क में जो बातें कही गई हैं उनके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, पार्ट फिफ्थ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दो ही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 29 और 30। यहाँ पर बात कही जा रही है रिलेशन एंड टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके साथ में कैसा आपको रिलेशन रखना है। तो रिकॉग्नाइज द मैनेजमेंट एज द प्राइम सोर्स ऑफ हिज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको ये बात माननी है कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा काम करना जरूरी है। डेवलप द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड टेस्ट थ्रू एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स। जो भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, कहीं टीचर्स काम कर रहे हैं, उनके साथ आपको बहुत ही प्रोफेशनल रिश्ता बनाना है ताकि बहुत अच्छे से काम हो सके, कोई किसी के काम को ना छोड़े। तो कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने बात किसकी करी, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करी है। किसने बनाया, किसके कोलैबोरेशन ने बनाया, ये सब कुछ हमने देखा। कितने पार्ट हैं, कितने पॉइंट्स हैं टोटल, ये भी हमने देखा। तो अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। इम्पोर्टेंट है, नीचे एक जो गजट है इनका, मतलब जो डॉक्यूमेंट निकला है, उस डॉक्यूमेंट को भी मैं शेयर कर दूंगी, तो आप उसे भी जाकर एक बार पढ़ सकते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। आई होप मैंने आपको जो समझाया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। और एग्जाम टारगेटेड स्टडी के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना है। हमारा एप्लीकेशन जो है वो सेल्फ लर्निंग के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर जो अगर हम टारगेट बेस्ड स्टडी करते हैं तो बात है कि आपको क्या करना है, रेगुलरली तो आपको पढ़ाई करनी है। क्या हो रहा है ये, ठीक है। आपको अगर रेगुलर रेगुलर स्टडी करनी है, कोई बुक आपको खरीद लेनी है, ठीक है, पेपर के पीडीएफ नोट्स पढ़ने हैं, सॉल्व करना है एमसीक्यूज को, पिछले सालों के 5 सालों के पेपर सॉल्व करने हैं, और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मुफ्त
मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, और साथ ही साथ में जो भी आपको आवश्यक हो सकता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो सभी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, हमारा जो नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे मुझे मैसेज करना है। अगर मेरे पास उसका आंसर हुआ तो मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर फिनिश। कल फिर मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे, एक हमारा टॉपिक छोटा सा बच रहा है आईसीटी का, और साथ ही साथ में फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ। कल फिर मिलें, बाय बाय।